मनी 9 की खास पेशकश मनी सेंट्रल के साथ मैं हूं प्रियंका संभव और आपकी जेब से लेकर देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली खबरों को हम डी कोड करते हैं और इन खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पवन कुमार जी। पवन सर, स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में एक बार फिर। गुड इवनिंग सर। तो आज हम जिन टॉपिक्स पर सर से बात करने वाले हैं वो बताते हैं। सबसे पहले हमारी नजर है ऑटो बिक्री के जो आंकड़े सामने आए हैं। दिसंबर में बहुत सारी कंपनियों ने डिस्काउंट दिया, लेकिन इसके बावजूद ऑटो बिक्री में गिरावट देखने को मिली है। और क्या ये इंडिकेशन है कि अर्थव्यवस्था में हम एक सुस्ती देख रहे हैं? इस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इसी के साथ अगली खबर भारत और आसियान के बीच एफटीए के रिव्यू को लेकर है। आशंका जताई जा रही है कि रिव्यू में देरी हो सकती है। और अंत में उस खबर पर बात होगी जिसे सबसे पहले मनी 9 ने उठाया था। सरकार ने मान लिया है कि नवंबर के गोल्ड इंपोर्ट आंकड़ों में गलती हुई है और अब उन आंकड़ों में बदलाव किया गया है। तो इस चूक को समझने की कोशिश करेंगे, कहां हुई है, और इस पर हम डिटेल में आगे बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जो कार सेल्स के, ऑटो सेल्स के जो ताज़ा नंबर आए हैं। दिसंबर के दौरान गाड़ियों की बिक्री पर डीलर्स और ऑटो कंपनियों की तरफ से काफ़ी डिस्काउंट दिया गया, लेकिन तब भी बिक्री बढ़ने के बावजूद घटी है। ऑटो डीलर्स के संगठन फाडा के आंकड़े बता रहे हैं कि नवंबर के मुकाबले दिसंबर में ऑटो बिक्री 45% से ज्यादा घटी है और 2023 के दिसंबर के मुकाबले बिक्री में 12% से ज्यादा की गिरावट आई है। दिसंबर के दौरान ट्रैक्टर्स की सेल को छोड़कर बाकी सभी तरह की व्हीकल्स की बिक्री में कमी ही देखने को मिली है। टू व्हीलर्स की बिक्री तो 54% से ज्यादा घटी है। डिस्काउंट के बावजूद गाड़ियों की बिक्री में आई ये कमी अर्थव्यवस्था में सुस्ती का संकेत दे रही है। क्या इसी बात को समझते हैं पवन जी से? पवन जी, दिसंबर वो साल रहता है जब सभी को अपना ईयर एंड का बैकलॉग करना होता है और इसीलिए ऑटो कंपनियां, डीलर्स सभी जोरदार डिस्काउंट देते हैं, लेकिन ये डिस्काउंट भी जो है इस बार कस्टमर्स खींचने में कामयाब नहीं रहा है। देखिए, दिसंबर का मुझे थोड़ा लग रहा था कि इससे बेहतर हालात होंगे, पर आंकड़े जो है वो उसको बैक नहीं कर रहे, आंकड़े उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। अब मंथ ऑन मंथ देखिएगा आप, तो 45% डाउन है। ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो टोटल सेल्स, मतलब रिटेल ऑटोमोबाइल सेल्स की बात कर रहे हैं हम, वो 12% डाउन है। टू व्हीलर में करीब आप ईयर ऑन ईयर में देखेंगे तो 18% डाउन है। 18% नहीं, मतलब 17.6% टू बी मोर प्रिसाइज। मंथ ऑन मंथ में देखिएगा तो ऑलमोस्ट 54% डाउन है। तो जो एक अच्छी खबर जो केवल दिख रही है वो ट्रैक्टर पे ही दिख रही है, जहाँ पे 25% के आसपास वहाँ पे अप है। ये दिखाता है प्रियंका की दो तीन चीजें जो रूरल इकोनॉमी के बारे में कही जा रही है कि थोड़ा सा वहाँ बेहतर हालत है। जो अर्बन की तुलना में वहाँ पे बेहतर कर रहा है, वहाँ पे वो बाकी और सेल्स पे भी दिख रहा है, अपार्ट फ्रॉम ट्रैक्टर। ये कह रहा हूँ मैं। अब कार को आप देखिएगा तो कार में 2% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, 9% मंथ ऑन मंथ है। समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये इस तरह का, मुझे लगता है कि जो ग्रोथ है वो शायद इंडस्ट्री के लोग भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अब क्यों ये हो रहा है, इसके कुछ कारण दिख रहे हैं। देखिए, एक तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये दिखाता है कि ओवरऑल डिमांड जो है वो बहुत खराब है। क्योंकि मुझे बीच में, मतलब अक्टूबर का डेटा आप देखेंगे तो थोड़ा ऐसा लग रहा था जैसे टू व्हीलर थोड़ा बेहतर कर रहा है, फिर बाद में आते आते दिसंबर आते आते लगा कि नहीं, सभी जगह वो एक तरह से कहें तो जो नेगेटिविटी है, जो सबड्यूड ग्रोथ है, वो सब जगह सीप इन किया है। तो डिमांड चैलेंजेस हैं स्लोइंग इकोनॉमी में। ये बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो पुअर मार्केट सेंटिमेंट है, मुझे लगता है कि लिमिटेड नंबर ऑफ जो नए मॉडल्स वगैरह हैं, शायद उसका भी योगदान रहा होगा। और एक और जो सबसे बड़ी बात है, जो मुझे लगता है इन सब के अलावा, मतलब स्लो डाउन के अलावा, कि जो गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर हैं उसको थोड़ा परकोलेट डाउन करने में टाइम लगा है। थोड़ी रूरल इकोनॉमी में खासकर जो 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 नॉन ट्रैक्टर, मतलब जो सेगमेंट है उसमें थोड़ा अच्छा नहीं किया है। तो हम आपको ये कहेंगे कि
उसके अलावा एक और जो कंफ्यूजन है वो ये कि ना लोग जो दिसंबर में दिखा वो कि जो इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स में जिनकी दिलचस्पी है वो उस पे शिफ्ट करना चाहते हैं, उस पे स्विच करना चाहते हैं, और ये इस मार्केट में उनके लिए कोई ऐसा अट्रैक्शन नहीं दिखा, और अब वो मन नहीं बना पाए इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स के लिए, खासकर इधर जब इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स डाउन हो गए और कुछ कंप्लेंट्स भी इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल से जुड़े रहे। तो मुझे लगता है कि इसने भी एक बड़ा योगदान किया है, प्रियंका, जो कंफ्यूजन है कंज्यूमर्स के दिमाग में, खासकर जो इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स को लेकर, खासकर कार को लेकर के, वो कंफ्यूजन में एक बड़ा रोल अदा किया है। आपने देखा कि इतने सारे डिस्काउंट के बावजूद अगर कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं तो वो सीरियस इकोनॉमिक स्लो डाउन के अलावा जो और चीजें रिफ्लेक्ट कर रही थी वो मैंने आपको बताया अभी। बिल्कुल। सो एक इकोनॉमिक स्लो डाउन के सारे इंडिकेशंस यहाँ पर, स्लो डाउन अर्बन कंजम्पशन में, क्योंकि ट्रैक्टर को देखिए वो उसकी बिक्री के नंबर अच्छे आए, यानी रूरल कंजम्पशन अभी भी कहीं ना कहीं है, पर अर्बन कंजम्पशन एक बड़ी चिंता सरकार के लिए भी बनेगी। अगली खबर, आसियान देशों के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौते की रिव्यू में देरी हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक आसियान के कुछ सदस्य देश जो हैं वो समझौते के तहत टैरिफ के रिव्यू के लिए भारत के साथ अलग अलग बातचीत करना चाहते हैं। इस वजह से पूरे संगठन के साथ रिव्यू में देरी की आशंका है। पहले संभावना थी कि आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते का रिव्यू फरवरी में पूरा हो जाएगा, लेकिन आसियान सदस्य देशों की नई डिमांड से इसके फरवरी में पूरा होने के आसार नहीं लग रहे। भारत के साथ आसियान देशों का मुक्त व्यापार समझौता करीब 14 साल पहले हुआ था। आसियान देशों के साथ एफटीए की रिव्यू के प्रयास में हमको बार बार दिख रहा है कि कई सारे रोड ब्लॉक सामने आ रहे हैं। इस खबर को समझते हैं पवन जी से। पवन जी, अब इस रिव्यू पर लेकर के काम सहमति जो है वो बड़ी मुश्किल हो रही है, क्या वजह आप देख रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे देश इन्वॉल्व हैं, या फिर भारत को अपने जो ट्रेड डेफिसिट है उसको लेकर चिंता ज्यादा है, और एक आम सहमति नहीं बनती हुई नजर आ रही है? ये सब मिक्स ऑफ ऑल है। जैसे जो जो रीजंस आपने बताए उसको उसमें से सभी को मिला दीजिएगा तो ये सभी रीजन शायद आप जस्टिफाई कर सकेंगे। देखिए, 3 इश्यूज प्रियंका इसमें इंपॉर्टेंट हैं, मतलब इंडिया की तरफ से। वो पहले हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले ये है कि जो नॉन रेसिप्रोकल कंसेशन है वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हम लोग उसके साथ बात कर रहे हैं। एक एरिया है जहाँ पे जो ओरिजिन ऑफ प्रोडक्ट है, जिसके जरिए आपको पता है कि वो चाइना से अगर कुछ इंपोर्ट हो रहा है तो वो वाया वियतनाम या वाया थाईलैंड वो हिंदुस्तानी पोर्ट पे आता है। ये एक एरिया ऑफ कंसर्न है हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए। और एक और है जो नॉन टेरिफ बैरियर्स लगाते हैं वो आसियान के देश, वो भी भारत के लिए कंसर्न है। इन सब के बीच मुझे ये लग रहा था कि शायद ये जकार्ता में जब आसियान के मीटिंग होने वाली है तो शायद तब तक काफी प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट हो चुका रहेगा, और मेरे ख्याल से ये फरवरी में इसको आखिरी हरी झंडी दे दी जाएगी इस जो नया एफटीए होने वाला है, जो रिन्यू होने वाला है उसको। पर जब आपने नए नए इकोनॉमी ने जो डिमांड किया कि उनको, देखिए क्या है ना, जो एक पूरा समुच्चय में आसियान का कोई कस्टम्स नहीं है, तो उस वजह से आप एक रेट पर तो बात करने में दिक्कत आती है। तो सभी जो नई इकोनॉमीज, उन्होंने भी जैसे 15 साल का उनका भी अनुभव है, जैसे हमारा अनुभव है कि हम एफटीए में चाहते हैं हम अपने हिसाब से उसको ट्विक करना, उसको मोल्ड करना, क्योंकि हमने उसका नुकसान झेला है। हिंदुस्तान की सरकार की बात मैं कर रहा हूँ। तो ठीक उसी प्रकार से जो वहाँ की सरकारें हैं, जैसे थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, उनको भी लगता है कि जो 15 साल का एक्सपीरियंस है उसमें से जो लर्निंग हुई है उसके हिसाब से इस ट्रेड को, एग्रीमेंट को, उसको मोल्ड किया जाए। वो कह रहे हैं कि हम इंडिविजुअल कंट्री अपने इंडिविजुअल आइटम्स पे बात करेगी, रेदर देन कि आप एक समुच्चय में उस पर बात किया जा सके। ये जब ये एस्पेक्ट सामने आया तो थोड़ा ना बातचीत बहुत और टेढ़ा हो गया है। तो मुझे ही लगता है कि ये फरवरी तक जो डिफरेंट इश्यूज हैं आसियान में वो शायद थ्रेश आउट नहीं हो सके। तो मुझे लगता है कि इसमें फिर अगर लेट हो गया तो फिर इसका मतलब होगा कि 2-3 महीने और लग जाएंगे फिर फाइनल होते होते। तो यूनिफाइड टैरिफ शेड्यूल को लेकर के जो है सब पे सहमति नहीं बन पाएगी, और इसमें आसियान देशों में चीन जो है वो प्रमुखता से है। तो क्या आपको लग रहा है कि चीन का स्टेक ज्यादा है, इसलिए भी
यहाँ भारत को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, दो 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 इशू तो इसमें बड़े सीरियस हैं प्रियंका। एक तो ये कि जो ट्रेड डेफिसिट हमारा आसियान के साथ है, जिससे वो करीब आप लगा लीजिए 38.4 बिलियन के आसपास है 2023-24 में। आप देखिएगा तो बायलैटरल ट्रेड आप देखिएगा तो 121 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। और मतलब एक साल को छोड़ करके अगर देखेगा, इसके पिछले साल को छोड़ करके, तो ट्रेड डेफिसिट हमेशा हाई रहा है। एक तो ये कंसर्न है हिंदुस्तान की सरकार को आसियान के देशों के साथ कि ट्रेड डेफिसिट को मतलब क्या ऐसे क्लॉजेस सेट किए जाएं, क्या ऐसा प्रावधान किया जाए जिसके हिसाब से ट्रेड डेफिसिट को कम करने में हिंदुस्तान को मदद मिले। दूसरा जो जिस चाइना के इशू की बात कर रहे हैं, तो मतलब आप करीब 6 महीने से देखेंगे, हर 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद ये बार ये इशू जो है वो सतह पे आता है, जिसमें कि चाइना से स्टील और जो दूसरे आइटम है वो आसियान देशों के रास्ते हिंदुस्तान में आ जाते हैं। उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उस पर कैसे लगाम लगाए, क्योंकि एक बड़ा कंसर्न एरिया है वो। तो मेरे ख्याल से ये जो अपार्ट फ्रॉम जो इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं 15 साल पहले जो एग्रीमेंट हुआ उसके साथ, ये नए इश्यूज हैं जो भारत सरकार को लगता है कि ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्रॉप अप हुआ है, और जिसको थ्रेश आउट अगर नहीं किया तो इस रिव्यू का कोई अर्थ नहीं बनेगा। चाइना इसमें प्रमुखता से है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, सो ये इस रिव्यू में, और आपने कहा कि अभी वक्त लगेगा क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत है, और बहुत सारे देशों के अपने हित के बारे में सभी सोचेंगे, भारत ही क्यों, जो आसियान देश हैं वो भी। तो इसमें अभी वक्त अब ये अप्रैल जो काम फरवरी में होना था प्रियंका, अब मई से पहले तो नहीं हो सकेगा, जो समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये जो रिव्यू है ये आगे बढ़ता हुआ, खिंचता हुआ। अगली खबर जिसको लेकर के मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि सबसे पहले मनीना ने आपको ये पॉइंट आउट किया था। केंद्र सरकार ने आखिरकार मान लिया है कि नवंबर के गोल्ड इंपोर्ट आंकड़ों में गलती हुई है, और सरकार की तरफ से पहले इंपोर्ट का जो आंकड़ा जारी किया गया था उसमें अब 5 अरब डॉलर की कटौती की गई है। दिसंबर में सरकार ने बताया था कि नवंबर के दौरान देश में 14.8 अरब डॉलर का सोना इंपोर्ट हुआ है। बाद में गोल्ड इंपोर्ट के इन आंकड़ों पर सवाल उठे और सरकार की तरफ से आंकड़ों की जांच के संकेत दिए गए थे। अब सरकार ने इंपोर्ट के आंकड़ों में सुधार किया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक यानी DGCIS ने इंपोर्ट आंकड़ों को घटाकर 9.84 अरब डॉलर कर दिया है। फाइनली पवन सर, हम दोनों इस पर काफ़ी बातचीत कर चुके हैं कि क्या चूक हुई है, और अब जो है हम देख रहे हैं इसको रिवीजन यहाँ पर एक आते हुए सरकार ने इस गलती को स्वीकार ही लिया है। कैसे देखेंगे आप? नहीं, मैं इसको दो तरीके से प्रियंका देखता हूँ। एक तो ये कि ये नौबत आई क्यों, क्या ये कोई सिस्टेमिक प्रॉब्लम है या एक वन ऑफ केस था जिसमें ऐसी गलती हो गई। देखिए, अभी भी जिस 9.8 जहां तक मुझे समझ में आया, जो आप कह रही हैं, क्योंकि मैंने तो ये डेटा देखा नहीं है, तो ये भी फिर भी आप देखिएगा तो ये अगस्त के इंपोर्ट के बराबर है। अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस बार जो उन्होंने डेटा करेक्ट किया है, इस बार जो उन्होंने डेटा दिया है, जिसको कोलेट किया है, जो कैलकुलेट करके जो फाइनल डेटा है, ये आंकड़ा पिछले बार की तुलना में ये आंकड़ा सही है, तो भी क्या इसमें गोल्ड इंपोर्ट एक ऐसा एरिया है जहां पे सरकार को बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत है, या लगता है कि नहीं ठीक है, जो प्रावधान बनाए गए थे बजट में, जहां पे ड्यूटी 15% से 6% की गई थी, उसके हिसाब से इतना गोल्ड इंपोर्ट करना बनता था। तो पहले सिस्टेमिक प्रॉब्लम ये है, तो उसको ठीक करिए क्योंकि ये दोबारा न हो, और अगर वन ऑफ है तो फिर उसका इंतजाम किया जाए। और देखिए, जब डेटा मतलब इससे सरकार की इतनी बदनामी होती है, तो मैं ये समझता हूँ सरकार का की क्रेडिबिलिटी खराब होती है। आप एक मामूली डेटा जो आ रहा है, जो पोर्ट पे आप लिखा पढ़ी में आप उसको केवल नोट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं, और जिसका DGCIS की जिम्मेदारी है इसको कोलेट करने की, वहां पे एक मामूली डेटा में अगर इतनी बड़ी गड़बड़ हो सकती है, जिसको मैनेज करने में सरकार को कम से कम कुछ नहीं तो समझिए 4 हफ्ता लग गया। वो जब खबर आई थी कि गोल्ड का जो डेटा है वो उसके कैलकुलेशन में गड़बड़ी हुई है, अब कैलकुलेशन में गड़बड़ी हुई क्योंकि इन्होंने जो फाइनल जो उसका जो कैलकुलेशन का तरीका है वो गलत था, या फिर कैलकुलेट करने में गलती हुई है। तो
इस निष्कर्ष पर सरकार अगर पहुंच गई है कि नहीं ठीक है, अगर ये वो वन ऑफ है तो इसको इसको इस लूप होल को प्लग करना बड़ा मुश्किल है। अगर कोई सिस्टेमिक प्रॉब्लम है तो दोबारा अगर ये नहीं आए उसके लिए मतलब बड़े सीरियस स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आप सोचिए जरा कि यही गलती अगर कहीं दूसरे, अगर माइक्रो इकोनॉमी के डेटा में अगर गलती हो तो कितनी बड़ी बदनामी होगी देश और विदेश में, जहां पे इन्वेस्टर्स आपको आपके डेटा पे भरोसा करते हैं। उस सूरत में क्या होगा? ये छोटी मोटी गलती है, मैं इसको मान के चल रहा हूं कि छोटी मोटी गलती है, तो चलिए फिर ठीक हो गया, अच्छी बात यह है। लेकिन इसको कोई मतलब उस तरह की कोशिश की जानी चाहिए ताकि दोबारा इस तरह की कोई नौबत ना आए। लेकिन जुलाई से नया कैलकुलेशन का मेथड जो है वो भी शुरू किया गया। आपको लग रहा है कि सरकार को कुछ अपने और भी आंकड़ों को रिविजिट करना चाहिए, रिकैलकुलेट करना चाहिए? नहीं, अच्छा तो ये होता कि ये वाला डेटा मैं देख पाता प्रियंका, ये वाला डेटा मैंने देखा है तो ये देखा नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि क्या अगर ये आंकड़ा गलत है तो फिर अगस्त का आंकड़ा क्या था, जहाँ पे जहाँ से करीब मुझे जहाँ तक याद है 10.8 बिलियन डॉलर के आसपास कुल इंपोर्ट हुआ है। अगर वही उसी जुलाई के बाद के आंकड़े के तहत से कैलकुलेशन किया है तो वो डिफरेंट कैसे है और ये डिफरेंट कैसे है? तो मुझे मुझे लगता है कि आंकड़ों में दिक्कत की बजाय मतलब कोई सिस्टम में, मुझे लगता है कि फिर जिस तरह से इन्होंने कैलकुलेट किया है तो शायद ये हो सकता है कि वन ऑफ कोई गड़बड़ी हुई हो जिसकी वजह से ये गलत आंकड़े आ गए थे। ओके, आप इसे एक वन ऑफ गड़बड़ी देख रहे हैं, लेकिन इतिहास में किसी कमोडिटी के ट्रेड आंकड़ों में इतना बड़ा रिवीजन कभी हुआ है क्या? मुझे तो नहीं लगता हुआ है। आप इस चूक को कैसे देख रहे हैं? मतलब आपने बता दिया कि ये वन ऑफ है या सिस्टमैटिक है, इसको देखना चाहिए, लेकिन आपने कभी देखा इस तरह की रिवीजन में गड़बड़ी हुई है पवन सर अपने करियर में? मतलब ऐसे तो अगर मतलब अपफ्रंट आप पूछेंगे तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, पर इस तरह की एक दो गलतियां और भी पास में हुई हैं। मतलब मैं अभी मतलब मेरे सबकॉन्शियस में है कि इस तरह की एक दो और कैलकुलेशन में गलतियां हुई है, बट ऐसा नहीं था कि इतना मेजर नहीं था जिसमें 5 बिलियन डॉलर का कोई फर्क पड़ जाए। देखिए पता है, सवाल ये नहीं है कि 5 बिलियन डॉलर का फर्क है, सवाल ये है कि गवर्नमेंट मशीनरी ऐसा काम कर रही है जिसमें आप डेटा कलेक्ट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद उसको आप पब्लिक में लाते हैं। वो वहां पे आपसे गहरी चूक हो गई है। आप समझिए, इस डेटा के अलावा मैं ये समझता हूं कि गवर्नमेंट के लेवल पे एक बेचैनी थी। आप सोच नहीं सकते हैं, मतलब कॉमर्स मिनिस्ट्री में अफरा तफरी मची हुई थी पिछले 2-3 हफ्ते से। तो अगर उनके मुझे लगता है कि उन्होंने अगर इस पे दोबारा से निगाह डाली है, इसमें अगर गलती पाई गई है तो ये गलती बस मतलब वन टाइम ही होकर रहे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर बड़े सारे गवर्नमेंट के और डेटा पे भी क्वेश्चंस उठेंगे। एब्सोल्युटली। चलिए अगली खबर पर का रुख करते हैं। सस्ती हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए 2017 में शुरू हुई उड़ान स्कीम में सरकार बदलाव कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कीम के तहत दूर दराज के हवाई अड्डों में बेहतर सुविधाओं को तैयार करने के लिए अलग से फंडिंग की जा सकती है। इस फंडिंग का बजट में प्रावधान किए जाने की संभावना है। सरकार चाहती है कि स्कीम के तहत एयरलाइंस को ऑपरेशंस की अनुमति देने से पहले हवाई अड्डों को बेहतर बनाया जाए ताकि एयरलाइन कंपनियां नई उड़ान सेवा शुरू करने में आनाकानी ना करें। पवन जी, उड़ान स्कीम जो है आप इसे कैसे देखते हैं? काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ सरकार ने इसे लॉन्च किया था, लेकिन आप इसके सक्सेस रेट को भी यहाँ से कैसे गेज कर रहे हैं? और सरकार अब जो इसमें बदलाव करने की बात कर रही है, क्या आप इस कदम को नहीं, हमारे आपके मेजर करने की बात छोड़ दीजिए। जब इस देश में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट दिया 2023 के, मुझे जहां तक याद है मेरे ख्याल से अप्रैल मई की बात रही होगी, मतलब लगभग 2 साल पहले, पौने 2 साल पहले। तो जब इस देश में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इस बात को सर्टेन कर चुका है, इस बात की तस्दीक कर चुका है कि उड़ान इस देश में फेल हो गया, ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन उस देश में उस उम्मीद के साथ नहीं काम कर रही है जिसकी शुरुआत की गई थी 10 साल पहले। अब जो फेल हो गया उसमें कई सारे रीजन हैं। उसमें अवेयरनेस एक वजह है, उसमें सरकार की एयरपोर्ट पे तैयारी नहीं रहना उसकी एक वजह है। जो 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 रूट आइडेंटिफाई किए गए थे उस रूट पे एयरलाइंस को पैसेंजर नहीं मिला, वो रिस्पॉन्सिबल है। तो कुल मिला के आप देखिएगा तो जितने रूट्स हैं उसमें से करीब 50-60% आज की तारीख में ऑपरेशनल है। करीब मान लीजिए 615 रूट के आसपास, जो कि करीब 1100 जो रूट्स है की पहचान की गई थी।
अब देखिए, इंडिया एक तरह से कहें तो फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट है। ये जो उड़ान का नाम ही है, उड़े देश का आम नागरिक। तो सरकार को ये बात समझ में आ गई है कि जिस फैन फेयर के साथ इसको शुरू किया गया था, उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है, न सरकार को उसका फायदा हो रहा है, अब न इस देश में कस्टमर को उसका फायदा हो रहा है, न इस देश में एयरलाइंस को फायदा हो रहा है। जो ढेर सारे कम से कम 200-300 ऐसे रूट्स होंगे जहां पे आपको पता चलेगा कि ये वो जगह है जहां पे ऑलरेडी एयरलाइंस ने इन रूटों पे अपने एयरक्राफ्ट डिप्लॉय करके वहां से वापस ले चुकी है। या तो वो प्रॉफिटेबल रूट नहीं था, या फिर एयरलाइंस के लिए वो मतलब कंजीनियल एटमॉस्फेयर नहीं बन रहा था उनको उड़ान करने के लिए। जैसे इस केस में, जैसे मान लीजिए हम लोग बात कर रहे हैं कि सरकार इस बार ऐसे एयरपोर्ट को तैयार करने जा रही है जो अभी तक अनसर्व्ड हैं, उसकी अब वहां से उड़ाने नहीं हैं, लेकिन कोई कंपनी वहां के लिए कैसे बीड करेगी जब उसको पता है कि जो हम बीड करेंगे तो उसको सरकार जब उसको अप्रूव करेगी, उसके बाद उसको 4 महीने के अंदर अंदर आपको उस एयरपोर्ट से हवाई सेवाएं शुरू करनी है। और अगर 4 महीने में आप नहीं करेंगे तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये भी पता है कि उस 4 महीने में उस एयरपोर्ट के पास बेसिक्स अवेलेबल नहीं होगा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं होगा। तो एयरलाइंस की तो मजबूरी है कि वहां से जो शुरू करने का प्लान कर रही है अपनी उड़ानें, उसको रद्द कर दे, उसको कैंसिल कर दे। इसीलिए सरकार को मेरे ख्याल से 2-3 चीजों पे इस बार फोकस रहेगा बजट में। एक तो ये कि जो अनसर्व्ड एयरपोर्ट है, एक और देखिए, ये मैं आपको बताता हूँ, ये लास्ट कोशिश है उड़ान स्कीम को सफल बनाने की, क्योंकि इसके बाद इनकी सारी कोशिशें अब तक नाकाम रही। 3-4 स्कीम आई उड़ान की, उड़ान 1, उड़ान 2, उड़ान 3, 4, 5। उसके बाद ये लास्ट डिच एफर्ट होगा। अगर इसमें रिवाइव नहीं कर पाए तो बड़ा मुश्किल होगा फिर इसको रिवाइव। इसका मतलब है कि अभी समय से पहले की ये योजना है, नहीं होगी। इसमें एक तो इनको स्क्रूटनी बढ़ाना पड़ेगा, रूट फिजिबिलिटी देखनी पड़ेगी कि रूट तो ठीक है, रूट फिजिबल है कि नहीं है। अगर नहीं फिजिबल है तो कोई एयरलाइंस उस पर अपनी एयरलाइंस नहीं दौड़ा सकती, ये बिल्कुल मान के चलिए। अब फाइनेंशियल सपोर्ट देना इनको बनता है, क्योंकि जब तक फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं देंगे तब तक एयरपोर्ट पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा, एयरपोर्ट पे बेसिक्स ठीक नहीं होगा, तब तक कोई भी एयरलाइंस वहां पे नहीं आने जा रही है। अनसर्व्ड एयरपोर्ट पे इनको नए सिरे से सोचना पड़ेगा, तब जाकर ये सक्सेसफुल होगा। ये लास्ट डिच एफर्ट है, मैंने आपको पहले बता दिया है। ओके, सो उड़ान ये तभी भरेगा जब इसको बहुत ही सीरियसली एक रिव्यू, रिकंस्ट्रक्शन की यहाँ पर ज़रूरत है। थैंक यू सो मच पवन सर। आज के शो को यही वाइंड अप करते हैं आपके साथ, कल होती है मुलाकात। शुक्रिया आपने समय निकाला। सो मनी सेंट्रल में हम आपसे लेते हैं इजाज़त। कल होगी मुलाकात कुछ इसी तरह की खबरों के साथ, जिसको हम डिकोड करेंगे पवन जी के साथ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।